बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का 5वां अध्याय कोयला और पेट्रोलियम। इस पाठ के पिछले भाग में हमने ये समझा था कि कोयला क्या होता है, इसका निर्माण किस तरह से होता है और कौन कौन से उत्पाद कोयले से प्राप्त किए जाते हैं। इस भाग में हम ये समझेंगे कि पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार से होता है और क्या क्या इसके उपयोग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था हमारा, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो वे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें उपलब्ध कराए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वायु, जल, मृदा, खनिज आदि, ये सब क्या हैं, प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण बताइए। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या हैं, जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों प्रश्न पूरे हो गए। अब बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम। तो बच्चों, पेट्रोलियम जो शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति पेट्रो और ओलियम 2 शब्दों से मिलकर हुई है। जहाँ पर पेट्रो का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल। अब हम इसे चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। जब हम पेट्रोल का जो है उत्खनन करते हैं तो वो कहाँ से मिलता है, हमें ज़मीन के नीचे जो चट्टानें हैं उनके मध्य से ये प्राप्त होता है। अब पेट्रोलियम जो है इसका व्यावसायिक महत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण क्या है, इसका मूल्य अधिक है। उद्योगों में या वाहनों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। तो पेट्रोलियम जो है उसका मूल्य अधिक होता है। तो सोने के समान मूल्यवान होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है काला सोना। काला सोना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका मूल्य जो है बहुत अधिक है। ये क्या है, एक बहुत ही मूल्यवान पदार्थ है। और जिस देश में जो है पेट्रोलियम जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है तो उस देश को जो है उतना ही संपन्न समझा जाता है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे जो है काला सोना कह रहे हैं। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो आप सभी जानते हैं कि जो हल्के स्वचालित वाहन हैं जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि, इनमें ईंधन के रूप में जो है पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो भारी वाहन होते हैं जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर हैं, इनमें ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब कभी भी हमें कहीं जाना होता है तो हम जो है इस तरह से अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार आदि में पेट्रोल भरवाते हैं। तो डीजल जो है वो डीजल भी क्या है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला ही एक उत्पाद है। इसका संघटक है जो हम इसके परिष्करण से इसको प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, हमें पता चल गया कि अब पेट्रोल और डीजल के क्या क्या उपयोग हो रहे हैं। लेकिन इस पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है, तो पेट्रोल का निर्माण कैसे होगा कि जो जलीय जीव जंतु हैं उनके द्वारा इस पेट्रोल का निर्माण होता है। अब कैसे होता है कि जब ये जीव मृत हो जाते हैं तो इनके जो शरीर होते हैं वो क्या होते हैं, पैंदे में जाकर जम जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि इनके ऊपर रेत और मिट्टी जमती रहती है और ये नीचे गहराई में चले जाते हैं। अब गहराई में जाने से क्या हो रहा है कि वहाँ पर नीचे गहराई में वायु अनुपस्थित है। इसके अलावा उच्च ताप और उच्च दाब वहाँ पर उपस्थित होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये जो मृत जीव हैं ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि ये हमें किससे मिल रहे हैं, जीवाश्मों से मिल रहे हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अगर हम देखें पेट्रोल का कुआं, तो इस तरह से जो है पेट्रोल का कुआं होता है जिसमें से पेट्रोल निकाला जाता है। इसमें क्या है, नीचे की तरफ जो है वो तैलाशी चट्टान होती है, ऊपर जो है अप्रवेश्य चट्टान होती है। इन चट्टानों के मध्य से जो है वो पेट्रोलियम को निकाला जाता है। इस तरह से पेट्रोल के और प्राकृतिक गैस के कुएं वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब क्यों, प्राकृतिक गैस जो है वो तो क्या है, हल्की है, तो इस वजह से वो ऊपर होती है, जबकि पेट्रोल जो है वो द्रव अवस्था में जो है वो नीचे की तरफ पाया जाता है। तो इनका क्या कर लिया जाता है, कुओं के माध्यम से इनका उत्खनन कर लिया जाता है। तो ये बात हो गई पेट्रोल के कुएं की। अब हम देखें कि जो पेट्रोल का कुआं है वो सबसे पहले कहाँ खोजा गया था। तो सबसे पहले जो है पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में जो है सबसे पहला तेल का कुआं प्रवेदित किया गया था, यानी कि ड्रिल किया गया था। भारत में हम देखें तो भारत में जो है असम में माकुम नामक स्थान पर 1867 में जो है तेल के भंडार का पता चला। राजस्थान जो है उसमें बाड़मेर जिले के अंदर जो है बहुत सारे पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं, जिनके नाम क्या क्या हैं, मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती आदि। ऐसे बहुत सारे तेल के कुएं जो हैं बाड़मेर में मिले हैं। तो बच्चों,
पेट्रोलियम जो है वो क्या हो गया, एक जीवाश्म ईंधन हो गया। अब क्या हो रहा है कि इसको हमने डायरेक्ट जो है कुओं से बाहर निकाल लिया। अब इसके अंदर जो है बहुत सारे संघटक पदार्थ होते हैं जिसका हम क्या करते हैं, परिष्करण करके उन पदार्थों को प्राप्त करते हैं। तो हम पेट्रोल के परिष्करण को देखें तो उसमें क्या मिल रहा है हमें कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, ये सब क्या है, इस पेट्रोलियम के संघटक हैं। जो पेट्रोल जो होता है वो क्या होता है कि एक प्रकार का गहरे रंग का तेलीय द्रव है। आपने देखा होगा जब हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो ये जो है चिकना तेलीय द्रव के रूप में दिखाई देता है और इसमें से एक अप्रिय गंध भी आती है। पेट्रोल पंप पर हम जाते हैं तो हमें वहाँ पर जो है एक अप्रिय गंध का अनुभव होता है। वो किसकी होती है, वो पेट्रोल की होती है। तो इस पेट्रोल को हमने किससे निकाला है, पेट्रोलियम के परिष्करण के द्वारा हमने इसको प्राप्त किया है। इसी के साथ साथ क्या भी मिलते हैं, पेट्रोलियम गैस है, डीजल है, स्नेहक तेल है या पैराफिन मोम है, ये सभी संघटक जो हैं वो भी पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम से इन संघटकों को प्राप्त करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है परिष्करण कहलाता है। जो पेट्रोल का परिष्करण होता है वो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। और कहाँ पर करेंगे, हम इनको करेंगे पेट्रोलियम परिष्करणी। यहाँ पर जो है बड़े बड़े संयंत्र लगे होते हैं पेट्रोलियम के परिष्करण के, उनके द्वारा जो है हम इन घटकों को जो है अलग अलग प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि पेट्रोलियम के अंदर जो है कौन कौन से घटक मिल रहे हैं और उनके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो सबसे पहला जो घटक है वो क्या है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। हमारे घर में खाना बनाने के लिए जो सिलेंडर काम में लिए जाते हैं उनमें कौन सी गैस होती है, उसमें ये एलपीजी गैस प्रयोग में ली जाती है। अगला है पेट्रोल। तो आप सभी जानते हैं कि मोटर ईंधनों को चलाने के लिए, हमारे वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में उसमें किसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे कीमती वस्त्र होते हैं जिनको हम हाथ से नहीं धो सकते हैं तो उनको हम क्या कराते हैं, उनको हम कराते हैं ड्राई क्लीन। तो जो ड्राई क्लीन यानी कि जो शुष्क धुलाई है उसके लिए भी पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी का तेल। तो स्टोव, लैंप आदि को जलाने के लिए या फिर जो जेट वायुयान हैं उनमें ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। अगला है डीजल। भारी मोटर वाहन जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर आदि को चलाने के लिए या फिर जो विद्युत जनरेटर होते हैं, जनरेटर होते हैं, उनको चलाने के लिए ईंधन के रूप में उसमें डीजल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है स्नेहक तेल। इनका प्रयोग होता है स्नेहक के रूप में। जो वाहनों में जो है ब्रेक आदि में जो लुब्रिकेंट्स डाले जाते हैं वो किससे मिलते हैं, हमें इस पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है पैराफिन मोम। तो इस पैराफिन मोम का उपयोग करते हैं हम मोमबत्ती, वैसलीन या मरहम आदि बनाने के लिए। घावों पर जो मरहम लगाया जाता है तो उसमें किसका उपयोग होता है, इस पैराफिन मोम का उपयोग होता है। और लास्ट है हमारे पास में बिटुमेन। तो हमने देखा था कि जो सड़क निर्माण के लिए जो है बिटुमेन का प्रयोग कोल तार के स्थान पर किया जाता है। पुराने समय में सड़क बनाने के लिए कोल तार का प्रयोग करते थे जो कि कोयले का एक उत्पाद है, लेकिन आजकल जो है इसके स्थान पर हम इस बिटुमेन का प्रयोग करते हैं जो कि पेट्रोलियम का उत्पाद है। तो ये बात हो गई हमारे पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले घटकों की और उनके कार्यों की। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास में प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस क्या है, यह भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। अब क्यों ये जीवाश्म ईंधन कैसे हुआ कि ये भी हमें जीवाश्मों से प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा ये एक स्वच्छ ईंधन के रूप में कार्य करता है क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी होता है। अभी गैसीय अवस्था में है तो इसका जो परिवहन है वो भी आसानी से पाइपों के माध्यम से किया जा सकता है। ये जो प्राकृतिक गैस होती है इसको हम जो है सीएनजी के रूप में भंडारित करते हैं। सीएनजी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। इसको हम क्या कर रहे हैं, संपीड़ित करके हम इसको सिलेंडरों में भंडारित कर लेते हैं जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, वाहनों में ईंधन के रूप में। आपने देखा होगा कि आजकल जो है गाड़ियों में जो है सीएनजी किट लगाए जाते हैं या फिर ऑटो आदि हैं सीएनजी के, ऑटो आदि प्रयोग में लिए जाते हैं। तो उसमें पेट्रोल या डीजल के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, सीएनजी का प्रयोग कर रहे हैं ईंधन के रूप में। अब ये जो सीएनजी गैस है इसका उपयोग जो है हम जो रसायन हैं या उर्वरक हैं उनके औद्योगिक निर्माण में भी करते हैं प्रारंभिक पदार्थ के रूप में। सीएनजी गैस जो है वो क्या है, गैसीय अवस्था में है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पाइपों के माध्यम से जो है सरलतापूर्वक इसका परिवहन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकते हैं। और जो घर, कारखाने आदि है उनमें जो है उपयोग के लिए इसकी आपूर्ति
की जा सकती है। तो इसके लिए जो है पाइपलाइनों का एक जाल बिछाया जाता है। तो ऐसा जाल जो है बड़ौदा, गुजरात और दिल्ली में बनाया गया है। इसी के साथ साथ हम देखें कि हमारे देश में जो प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार उपलब्ध हैं, कहाँ कहाँ पर हैं? त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा हैं, यहाँ पर प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं। अब बच्चों आगे जो है हमारे पास में एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि क्या हम जो है मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस का निर्माण प्रयोगशाला में कर सकते हैं? बच्चों हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो कोयला है, पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैस है, इसका निर्माण किससे हुआ है? मृत जीवों यानी कि पेड़ पौधे या जंतुओं से हुआ है। तो क्या हम इन मृत जीवों से प्रयोगशाला में इनका निर्माण कर सकते हैं? बताइए, क्या हम इनको प्रयोगशाला में बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इनका निर्माण जो है वो क्या है, एक बहुत ही धीमा प्रक्रम है। इनको बनने में कई लाखों वर्ष लगे हैं। इसके अलावा जो परिस्थितियां हैं इनके निर्माण की, जैसे कि वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब, ऐसी परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न करना संभव नहीं होता है। इस कारण हम इसको प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। अब सोचने की बात यह है कि हम इनका उपयोग तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन हम इनका निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो स्रोत हैं ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद में क्या होगा कि हमारे को ये उपलब्ध नहीं होंगे। तो इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं? इनको हम कहते हैं सीमित प्राकृतिक संसाधन, यानी कि ये हमारे पास में जो है सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। इसी के अलावा अगर हम देखें, वन, खनिज या ये जो जीवाश्म ईंधन है, ये सब क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण जो है वो तो बहुत ही धीमा प्रक्रम है और इनका उपयोग जो है हम लगातार तीव्रता से कर रहे हैं। इसी के साथ साथ क्या है कि इनके जो ज्ञात भंडार हैं वो भी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है इनकी मात्रा में कमी आती जा रही है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इनका हमें जो है विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। क्या करना है? हमें जो है इनका विवेकपूर्ण उपयोग करना है। कैसे करेंगे कि हम जो है इनको व्यर्थ ना करें, वेस्ट ना करें। जब हमें ज़रूरत है तभी हम इनका उपयोग करें। इसी के साथ साथ ये जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रदूषणकारी होते हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है, इनसे क्या हो रहा है? बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि विश्व उष्णन हो रहा है। पृथ्वी के ताप में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है? जो ग्लेशियर्स की बर्फ है वो पिघल रही है, जिससे क्या समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से जो समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, या फिर क्या होता है उनमें बाढ़ आ जाती है। तो इस तरह से क्या होता है? जान और माल दोनों की हानि होती है। तो ये जो जीवाश्म ईंधन है ये क्या कर रहे हैं? हमारे लिए जो है पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इनका जो है बहुत ही सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। तो जो राष्ट्रीय जो हमारा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है भारत का, उसने क्या किए हैं? कुछ हमें सुझाव दिए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल का जो उपयोग है वो समझदारी से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा पेट्रोल और डीजल भी बचेगा। इसके अलावा वायु प्रदूषण जो है वो भी कम होगा। तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए कि जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलानी चाहिए। गाड़ी जो है हमें समान गति से, यानी कि बार बार जो है हमें ब्रेक लगाने की आवश्यकता ना पड़े। इसके साथ ही मध्यम गति से हम चलाएं, ना तो बहुत ही धीरे चलाएं और ना तो बहुत ही तेज चलाएं। उससे क्या होगा कि हमारे जो पेट्रोल और डीजल है उसकी बचत होगी, हमारा जो गाड़ी का इंजन है वो ठीक से कार्य कर पाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि जब यातायात लाइटों पर हम रुकें या फिर किसी की प्रतीक्षा करें तो हमें क्या कर देना चाहिए? गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 10 मिनट में आ रहा है और हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं तो 10 मिनट के लिए हमें क्या कर देना चाहिए? गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। अगला जो है वो क्या है कि टायरों का दाब सही रखिए। जो गाड़ी के हमारे टायर हैं उसके अंदर जो वायु का दाब है वो हमें सही रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो हमारा पेट्रोल और डीजल है उसकी खपत कम होगी। इसके अलावा गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। गाड़ी की जो हमारी गाड़ी है या वाहन जो भी है उसका हमें जो है समय समय पर उसकी सर्विस कराते रहना चाहिए, ताकि जो उसका इंजन है वो सुचारू रूप से कार्य कर सके और पेट्रोल और डीजल का जो खपत है वो
कम हो और धुआं यानी कि प्रदूषण जो है वो भी कम हो। तो बच्चों, ये क्या हो गए हमारे इस पेट्रोल और डीजल को बचाने के उपाय हो गए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें करी है वो आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इनको अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। अगले भाग में हम मिलेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।